सुप्रभात। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत हम क्षितिज भाग 2 के 2 से बाल गोविंद भगत पाठ के विषय में जानेंगे, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो हैं, इन्होंने बाल गोविंद भगत जो है उसमें रेखा चित्र के माध्यम से एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द हैं, जैसे विलक्षण। विलक्षण का क्या अर्थ है? जो विशेष लक्षण से युक्त हो, जो सबसे डिफरेंट हो, जैसे बाल गोविंद भगत। ठीक है। मनुष्यता, मनुष्यता का अर्थ क्या है? इंसानियत, ह्यूमैनिटी। लोक संस्कृति यानी फोक कल्चर। और सामूहिक चेतना यानी सामाजिक चेतना, बुद्धि, समझ। तो बच्चों, हम यहाँ जिस विलक्षण चरित्र की बात कर रहे हैं वह है बाल गोविंद भगत जी। ठीक है। और बाल गोविंद भगत जी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने उनका रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से वे बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को, उनकी वेशभूषा को दर्शा रहे हैं। जैसे देखिए, अब जैसे जैसे मैं आपको उनके विषय में बताऊंगी, वैसे वैसे आप कल्पना करते रहेंगे कि बाल गोविंद भगत देखने में कैसे लगते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, बाल गोविंद भगत एक सन्यासी व्यक्ति नहीं थे, एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी गृहस्थी थी, परंतु वह जीवन में सन्यासी के सभी गुणों को धारण किए हुए। यहाँ जो मैं आपको प्रवाह चार्ट अवधारणा मानचित्र दिखा रही हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी उनकी वेशभूषा के विषय में। यदि मैं उनकी उम्र की बात करूं, आयु की बात करूं, तो वे 60 से ऊपर के होंगे। और उनके बाल जो थे वो पक गए थे। बाल पकने का क्या अर्थ है बच्चों? बाल पकने का अर्थ है कि वह थोड़े से बालों में सफेदी, अब 60 साल का व्यक्ति है तो बालों में सफेदी आ गई थी। और यदि मैं उनकी हाइट, उनके कद की बात करूं, तो उनका कद मंझोला था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंझोला? मंझोला कद होता है बेटा मीडियम हाइट। ठीक है। और रंग की बात करूं तो रंग से वह गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। और उनका, क्योंकि एक सन्यासी के तरह उनमें गुण थे, तो उनका चेहरा सकारात्मकता से सदैव चमकता रहता। उनके चेहरे पर बहुत लंबी लंबी, अगर मैं कह रही हूँ सन्यासी, तो उनके चेहरे पर बहुत लंबी दाढ़ी नहीं थी, कोई जटा जूट नहीं रख रहे थे वो, के जटाएं थी। किंतु हमेशा जो था वो क्या करते थे, उनका चेहरा चमकता रहता, प्रकाश रहता था उनके चेहरे पर। और वह कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। कमर में एकमात्र लंगोटी पहनते थे। ठीक है। और सिर के ऊपर कबीरपंथी टोपी पहनते थे, जो कि कनफटी होती थी। उस टोपी की विशेषता क्या है कि वह टोपी कनफटी होती थी। कनफटी से क्या मतलब है? कानों के यहाँ से कटी हुई होती। ठीक है। और जाड़ों में, जाड़ों का क्या अर्थ है? सर्दियों में वह सदैव काला कंबल ओढ़े रहते। ठीक है। और मस्तक के ऊपर हमेशा वह रामानंदी चंदन का तिलक लगाते थे, जो कि नाक के एक छोर से लेकर स्त्रियां जैसे मांग टीका लगाती है यहाँ पर, यहाँ तक वो चंदन का तिलक जो था वो जाता था। गले में वे तुलसी की जड़ों की बेडोल माला को बांधे रहते थे। तो ये हमने आपको बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र बताया कि वह कैसे वेशभूषा में लगते थे। इसके अलावा उनके चरित्र की बात करें तो बच्चों, उनका चरित्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे साधु थे, बिल्कुल साधुओं जैसा आचरण था उनका। साधु की सभी परिभाषाओं पर वे खरे उतरते थे। कबीरदास जी को वे साहब मानते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे।
आपने सुना होगा कबीर दास जी जो थे वो निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। वो राम को, कृष्ण को, शिव को ऐसे किसी सगुण भक्ति धारा से प्रभावित नहीं थे, निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। वे कहते थे कबीरदास जी के मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना योग बैराग में, खोजे हुए तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास। अर्थात कहने का क्या अभिप्राय है, वह कहते थे कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमें उसे बाह्य आडंबरों द्वारा नहीं ढूंढना है। तो इसी बात से यहाँ पर बाल गोविंद भगत भी प्रभावित थे और कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, बहुत ही खरा व्यवहार रखते थे सबके साथ, जो बात कहनी होती थी दो दो टुक बिना संकोच के कह देते और किसी से काम का झगड़ा मोल नहीं लेते थे और किसी की चीज को व्यवहार में भी नहीं लाते थे। और तो और बड़ी विशेष बात यहाँ बताई गई है, जैसे गांव में शौचालय नहीं होता तो किसी के खेत में शौच भी नहीं जाते और वह गृहस्थ थे, लेकिन उनको जो है उनकी पत्नी भी थी, उनकी बहू भी थी, बेटा भी था, लेकिन फिर भी वे कबीर को साहब मानते थे। इसलिए वह पूजा पाठ करते थे, गीत गाते थे, जो भी उनको खेतों में, उनके खेत थे, जो भी पैदावार होती थी उसे सिर पर रखकर कबीर के दरबार में जाते थे और वहां जाकर सब कुछ भेंट स्वरूप, सब कुछ वहां जाकर समर्पण कर देते थे। प्रसाद के रूप में उन्हें जो भी वापस मिलता उसे जाकर वह क्या करते थे, वो जो भी मिला उससे ही अपना गुजर बसर करते थे। तो ये थे बेटा बाल गोविंद भगत। ठीक है, और अब भाग 2 है जो कि हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।